तो बच्चों न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है ना, देखो ये थ्योरी आया था सन 1675 ईस्वी में। न्यूटन ने ये कहा कि जितने भी लाइट के सोर्स हैं, चाहे सन हो, स्टार्स हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो, जो भी जितने भी लाइट के सोर्स हैं, चाहे जलता हुआ कैंडल है, सब एक छोटे छोटे वेरी टाइनी पार्टिकल्स एमिट करते हैं जिसको कॉर्पस्कल्स कहा गया। ठीक है, तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था बच्चों, एवरी लाइट सोर्स, जितने भी लाइट सोर्स हैं, emits very tiny particles called corpuscles। न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक बच्चों जितने भी लाइट सोर्स है ना, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एमिट करते हैं जिनको कॉर्पस्कल्स कहा गया। ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना बच्चों, वो मासलेस होते हैं, इनके पास मास नहीं होता। अरे जाहिर सी बात है ना, लाइट जलेगा, मान लो अगर इसके पास मास हुआ तो टक करके चोट नहीं लगेगा। मतलब इनका क्या कहना है कि जितने भी लाइट के सोर्स हैं उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब बताओ उनके पास अगर मास होता तो ठक करके लगेगा, चोट लगेगा ना। और ये रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। मतलब उनका कहना था कि जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे कैंडल एक जला लेते हो, कैंडल जलता हुआ कैंडल भी बच्चों एक लाइट का सोर्स है, तो इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो अलग अलग शेप एंड साइज के हैं, अलग अलग शेप एंड साइज के हैं, सबका अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है। ये मासलेस है, इनके पास मास नहीं है, इलास्टिक इन नेचर के हैं, ठीक है, रिजिड है और अलग अलग शेप एंड साइज के। दूसरा पॉइंट बच्चों ये थ्योरी का ये था कि ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। दूसरा पॉइंट ये था एवरी कॉर्पस्कल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब न्यूटन ने अपने इस थ्योरी से ये एक्सप्लेन करना चाहा कि लाइट जो होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट ये था बच्चों कि जितने भी कॉर्पस्कल्स होते हैं ना, वो डेंसर मीडियम में, मतलब जो लाइट जो है, लाइट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स। तो इनका कहना ये था कि जो अलग अलग कलर, जैसे कि आपको पता है कि लाइट में 7 कलर है ना, विबगाई और, तो इनका कहना ये था कि अलग अलग कलर का जो कॉर्पस्कल्स होता है उनका अलग अलग शेप एंड साइज होता है। सो डिफरेंट कलर्स of corpuscles have different shape and size। मतलब जो रेड कलर का जो लाइट होगा उसके कॉर्पस्कल्स का मान लो शेप अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा, येलो का अलग शेप का होगा। जैसे मान लो ये स्फेरिकल है तो ये प्रिज्म शेप का होगा और ये कोन शेप का होगा। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल इनका कहना ये था कि अलग अलग कलर्स की जो लाइट, जो 7 कलर्स हैं, उनका कॉर्पस्कल्स का साइज भी, शेप भी अलग अलग होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा न्यूटन ने इस थ्योरी में, वो ये था कि ये जो लाइट, जो कि छोटे पार्टिकल्स कॉर्पस्कल से बना हुआ है ना, ये डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू रेयरर मीडियम। कहने का मतलब ये था कि लाइट विच इज मेड ऑफ कॉर्पस्कल्स, लाइट जो कि
कॉर्पस्कल्स का बना हुआ है मूव फास्टर इन डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूटन अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहना चाहते थे कि जो लाइट जो कि कॉर्पस्कल से बना हुआ है उनका जो स्पीड होता है ना वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है। आज हमें पता है कि लाइट का स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा वैक्यूम में है, बट न्यूटन अपने थ्योरी के हिसाब से ये बोल रहे थे कि जो लाइट का जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है, रेयरर में कम होता है। दैट मीन्स लाइट का जो स्पीड होगा मतलब वो वाटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, इनके थ्योरी के हिसाब से। अब बच्चों हुआ ये कि इनका थ्योरी जो था ना वो धीरे धीरे हालांकि रिजेक्ट होता गया। इसका कारण ये था कि ये बहुत सारे फिनोमिना को लाइट के फिनोमिना को ये एक्सप्लेन किए। ठीक है, इनका अचीवमेंट क्या क्या था पहले वो देख लो। इसके साथ ही बच्चों एक साइंटिस्ट थे 1850 ईस्वी में बच्चों एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था फौकॉल्ट। फौकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये साबित कर दिया कि जो लाइट का जो स्पीड है ना वो सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में, मतलब एयर में, किसी भी मीडियम के मुकाबले। मतलब न्यूटन का ये जो पॉइंट था वो वहीं पे गलत हो गया। ठीक है, फौकॉल्ट एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सन 1850 में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट का स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा है वैक्यूम में। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन का ये कहना गलत है। बट सोचो फिर भी 1850 तक इस थ्योरी को वैलिडिटी मिला, मान्यता मिली। क्यों पता है? केवल इस नाम के कारण। बच्चों ये नाम में वो पावर था। भाई न्यूटन बोल रहा है तो कुछ बात होगा ना। ठीक है, हालांकि इस थ्योरी ने रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को भी एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया इन्होंने, बेंडिंग ऑफ लाइट दैट इज रिफ्रैक्शन को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। बट ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ोगे आप। डिफ्रैक्शन, ठीक है, इसके बाद आप पोलराइजेशन भी पढ़ना है आपको। तो ये सब फिनोमिना को न्यूटन का ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, मैं बस आपको ये बता रहा था कि ये थ्योरी था क्या एक्चुअली में। ठीक है, इन्होंने रिफ्लेक्शन के लिए, हाँ एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा इस थ्योरी के बारे में। तो बच्चों ये था कि आप ना क्लास 7, 8 में या 9 में जब भी आप रिफ्लेक्शन का एक डेफिनेशन पढ़ते हो ना कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्लास 8 शायद एनसीईआरटी में या 7 में, आई डोंट नो। बच्चों रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन आप पढ़ते हो बच्चे क्लास में, वो क्या पढ़ते हो? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, है ना। जरा सोचो वो डेफिनेशन का अराइज कहां से हुआ होगा। वो जो बाउंसिंग बैक वर्ड था बच्चों वो इस थ्योरी से आया था। असल में न्यूटन क्या कहते थे ना, न्यूटन कहना था कि जो लाइट जो है ना वो कॉर्पस्कल्स का बना हुआ है, और कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो मासलेस होते हैं, इलास्टिक इन नेचर के होते हैं। मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है। आप इमेजिन करो, मान लो ये सरफेस है और वो छोटे से पार्टिकल आते हैं, टकराएंगे। अब बताओ अगर वो इलास्टिक इन नेचर के होंगे, मतलब रबर बॉल, आप रबर बॉल से खेलते हो ना, ऐसे करके जब जमीन पे मारते हो तो वापस से वो बाउंस बैक हो जाता है। तो कॉर्पस्कल्स भी क्या इलास्टिक इन नेचर का है। तो जैसे ही आप उसको नीचे ऐसे मारते हो तो वो भी जंप करके आ जाता है ना ऊपर। तो सेम इन्होंने रिफ्लेक्शन को उन्होंने ये बताया था कि रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द इलास्टिक कॉलिजन। इसके बाद बच्चों उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी थ्योरी को यूज करके। बट फिर भी इनका थ्योरी जो था वो फेल हो गया और 150 सालों तक इस थ्योरी को मान्यता मिली। सोचो ये थ्योरी आया था बच्चों 1675 में, और 1850 तक इस थ्योरी को वैलिडिटी मिला।
क्यों मिला पता है? इस नाम के कारण, क्योंकि इस नाम में वो पावर था। न्यूटन ने कहा है तो भाई कुछ तो बात होगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। बट 1850 में बच्चों, फोकॉल्ट में लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, बट बच्चों नॉलेज हमेशा काम आता है, तो मैं यही बोलूंगा कि स्किप मत करो, फायदा नहीं है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। तो बच्चों फोकॉल्ट एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली साबित कर दिया कि लाइट का जो स्पीड है ना वो सबसे ज्यादा वैक्यूम में। वहीं पे जाके ये थ्योरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्या सर नया थ्योरी आया? अरे नया थ्योरी 1678 में ही आ गया था। जो नया थ्योरी था वो 1678 में ही आ गया था, लेकिन उसको कोई मान ही नहीं रहा था। और वो थ्योरी दिया था हॉकिंस, डच साइंटिस्ट थे, ठीक है। असल में आप उसको आप ऐसे प्रोनाउंस करते हो ना, हाइजीन्स प्रिंसिपल या हाइगिन्स प्रिंसिपल। असल में उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना बहुत अजब तरीका, क्योंकि वो डच नेम है, हॉकिंस प्रिंसिपल, इट्स हॉकिंस, ठीक है। तो बच्चों हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाइजीन नामक एक हाइजीन हॉकिंस नामक एक बच्चों डच साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1678 में लाइट के वेव नेचर के ऊपर अपना थ्योरी दिया, बट उसको किसी ने माना नहीं। जैसे ही फोकॉल्ट ने 1850 में साबित कर दिया कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में ज्यादा है, तब से इस थ्योरी को मान्यता मिली। किसका थ्योरी? हाइगिन्स प्रिंसिपल का, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? हाइगिन्स प्रिंसिपल का बच्चों अचीवमेंट क्या क्या था मैं आपको बता दूं। हाइगिन्स प्रिंसिपल बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को प्रूव करता है, रिफ्लेक्शन को प्रूव करता है, रिफ्रैक्शन को प्रूव करता है, डिफ्रैक्शन को प्रूव करता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, जो आप पढ़ोगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, बट पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। आगे जाके आप देखोगे कि ये जो हाइगिन्स प्रिंसिपल था ये भी लेटर ऑन रिजेक्ट हो गया, और फाइनली वी विल कम टू नो दैट लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करें अपना। इट्स